हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपके पेपर गए होंगे। जैसा कि हमने टीजीटी एलटी में देखा है कि हिंदी के पेपर में टीजीटी के क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो इसलिए हम टीजीटी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और हो सकता है कि आपके एलटी होम साइंस में भी कुछ प्रश्न टीजीटी के आ जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को बिना विलंब के। तो पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है। तो वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है। हाइजीन नाम से, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य से, प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ से, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से। तो वर्तमान में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है। वर्तमान में जो है स्वास्थ्य विज्ञान प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ से विख्यात है। वर्तमान समय में, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान समय में विज्ञान प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ के नाम से विख्यात है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामान्य निवारक दवा को बढ़ावा देने, बीमारी को रोकने तथा समुदाय और परिभाषित करने, आबादी के स्वास्थ्य के प्रबंधन पर केंद्रित है। यह आबादी की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन और माप करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार के लिए जनसंख्या स्तर प्रभावी हस्तक्षेप विकसित करते हैं। ये बात जान लीजिए कि हो सकता है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन पब्लिक हेल्थ से उसके कार्य ही पूछ ले कि इसके क्या कार्य होते हैं, और ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दे दी, इसलिए डिटेल बता दे रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ खुले और निजी समूह और लोगों के संगठित प्रयासों और शिक्षित निर्णयों के माध्यम से बीमारी से बचने, जीवन को चित्रित करने और कल्याण को बढ़ाने के विज्ञान और शिल्प से संबंधित है। निवारक चिकित्सा, निवारक चिकित्सा लोगों, समूह और विशिष्ट आबादी को ताकत केंद्रित करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एक समुदाय के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार करने का विज्ञान और अभ्यास है, जैसे कि निवारक दवा, स्वास्थ्य शिक्षा, संचारी रोग नियंत्रण, स्वच्छता उपाय के आवेदन, पर्यावरण खतरे की निगरानी। स्वास्थ्य सामान्य निवारक दवा स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बीमारी को रोकने और समुदाय और परिभाषित आबादी के स्वास्थ्य के प्रबंधन पर केंद्रित है। यह है चिकित्सक जनसंख्या आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कौशल को प्राथमिक, माध्यमिक और विभिन्न प्रकार के सेटिंग्स में तृतीयक रोकथाम उन्मुक्त नैदानिक अभ्यास है। अब आ जाते हैं हमारे फेवरेट क्वेश्चन पे। देखिए, लिलन से क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है एलटी में भी पूछा जाए। लिलन तंतु के तने प्राप्त होते हैं। तो लिलन तंतु के तने किससे प्राप्त होते हैं। जूट के पौधे से, फ्लैक्स के पौधे से, कपास के पौधे से, हेम्प के पौधे से। तो जो होम साइंस पढ़ रहा होगा सभी को पता होगा कि लिलन का पौधा हमें फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। अच्छा, आप थोड़ा सा लिलन के बारे में जान लेते हैं, हो सकता है उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आ जाए। लिलन तंतु फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। लिलन एक छाल युक्त फाइबर कहा जाता है। छाल युक्त फाइबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जो उसकी छाल होती है उसको गलाकर ही हम उससे रेशा निकालते हैं। और यह फसल पूरी तरह से 7 साल में तैयार होती है, और उसके लिए 6 साल पहले उसकी ज़मीन तैयार की जाती है, फिर 1 साल उसकी रोपण और उसकी कटाई में लगता है। तो आ जाते हैं सन फाइबर। अब आ जाते हैं जूट। तो जूट को हम सन फाइबर कहते हैं। तो सन फाइबर की क्या विशेषता है, ठीक है। सन फाइबर लंबाई तकरीबन 25 से 125 सेंटीमीटर होती है, जिसे 18 से 55 इंच तक उसका व्यास होता है, और इसकी मोटाई और व्यास इसका औसतन 12 से 16 माइक्रोमीटर होता है। इनकी 2 किस्में होती हैं। छोटे फाइबर को मोटे कपड़े बनाने में प्रयोग करते हैं, और लंबी धारी वाले फाइबर को महीन कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सन के फाइबर को आमतौर पर उनकी गांठों से पहचाना जाता है, जो कि कपड़े के लचीलेपन, बनावट को शोभा बढ़ाते हैं। अब लिनन फाइबर के क्रॉस सेक्शन अनियमित पॉलीगोनल आकार में बने होते हैं। लिनन फाइबर के क्रॉस सेक्शनल देखने पर वो किस आकार में होते हैं, अनियमित पॉलीगोनल आकार में, जो कपड़े की मोटी बनावट में योगदान देते हैं। लिनन के कपड़ों में अत्यधिक प्राकृतिक चमक होती है। आइवरी, कोरा, टैन या भूरे रंग की उनके प्राकृतिक रंग है। कौन कौन से इसके प्राकृतिक रंग है, आइवरी, कोरा, टैन या भूरा रंग उनके प्राकृतिक रंग है। शुद्ध श्वेत लिनन भारी ब्लीचिंग के बाद तैयार किया जाता है, मतलब एकदम वाइट जो कलर होता है वो भारी अधिक ब्लीचिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। आमतौर पर कुरकुरी और बनावट वाले लिनन की एक मोटी और पतली बनावट होती है, लेकिन ये सख्त और खुरदुरे से लेकर नरम और मुलायम हो सकते हैं। ठीक से तैयार होने पर लिनन के कपड़ों में जल्द से पानी को सोखने तथा बाहर निकालने की क्षमता है। ये बिना नमी महसूस किए 20% तक की आर्द्रता सोख सकता है। अब आ जाते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किसने की, WHO ने की, ठीक है। वर्ष 1945 में सम्मेलन में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य संगठन स्थापित किए गए और कुछ की संकल्पना की गई। इन्हीं संकल्पनाओं में एक विश्व स्वास्थ्य संगठन भी था, किंतु इसकी स्थापना 1948 में हुई है, जिसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, इसलिए उससे सबसे पास का जो ऑप्शन है वो हम 1945 लगाएंगे। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 194 देश इसके सदस्य हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, सामान्यतः अपने राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है, ठीक है। आयोग द्वारा इसका उत्तर देखिए क्या दिया गया है, 2। बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। तो बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, इसमें ऑप्शन में प्रिंट हो गया है। ऑप्शन हम आपको बता देते हैं कि बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो सोशल मीडिया से, विद्यालय से, परिवार से, खेल के मैदान से। इसका
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी क्या है? बालक का समाजीकरण प्रक्रिया के जन्म के कुछ दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया उसके परिवार से प्रारंभ होती है। परिवार के सदस्य के रूप में बालक परिवार के अन्य सदस्यों से अंतःक्रिया संबंध स्थापित करता है और उनके व्यवहारों का अनुकरण करता है। तो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? उसके परिवार से। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किस विश्वविद्यालय ने किया? तो जिसने प्रसार शिक्षा पढ़ी होगी उसे पता होगा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने किया। तो प्रसार शिक्षा, इसकी व्याख्या पढ़ा जाता है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1873 में किया गया। यह शिक्षा के क्षेत्र में नई शैक्षणिक खोज थी जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की शैक्षिक उपयोगिता को आम लोगों तक पहुंचाना, जहां वे रहते हैं, कार्य करते हैं। जाहिर सी बात है सभी लोग तो विद्यालयों में जाके नहीं पढ़ सकते। जैसे हमारी भारत की अधिकतर आबादी गाँव में निवास करती, तो गाँव तक भी यह शिक्षा पहुँचानी थी, इसलिए इस विश्वविद्यालय ने इस प्रसार शिक्षा का शब्द का उपयोग किया। अच्छा, प्रसार शिक्षा का क्या शब्द अर्थ होता है? एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के, जो एक्स तथा एनसीओ से बना है, जिसका अर्थ होता है खींचना अथवा फैलाना। इसी प्रकार एक्स का अर्थ होता है आउट, जिसका अर्थ होता है बाहर। इस प्रकार वह शिक्षा जो ग्राम तथा अन्य जगहों पर स्कूल या कॉलेज की सीमाओं से बाहर की तरफ विस्तारित की जा रही है। मतलब क्या कि जो हमें विद्यालयों और स्कूलों में या औपचारिक शिक्षा के रूप में ना प्रदान करके अनौपचारिक शिक्षा के रूप में प्रदान की जा रही है विद्यालयों एवं स्कूलों के बाहर। क्वेश्चन नंबर, टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं और ज़्यादा इसको लेंदी नहीं किया है। अगर आप कहेंगे तो इसके क्वेश्चन 20 के बाद फिर इसकी नेक्स्ट सीरीज कल अपलोड होगी। बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। बच्चों का विकास किसका परिणाम है? सिर्फ सीखने का परिणाम है? सिर्फ परिपक्वता का परिणाम है? सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नता का परिणाम है? सीखना और परिपक्वता का परिणाम है। तो बच्चे का विकास क्या सिर्फ सीखने से हो सकता है? नहीं। सिर्फ परिपक्वता से हो सकता नहीं। सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा ही बच्चे का पूर्ण विकास हो जाएगा? नहीं। बच्चे का पूर्ण विकास सीखना और परिपक्वता दोनों आती है। तो सीखने के में व्यक्ति के व्यवहार में प्रगतिशील बदलाव होता है, इसी तरह परिपक्वता से भी व्यक्ति के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। परिपक्वता के अभाव में सीखना असंभव है तथा सीखने की चाह के अभाव में परिपक्वता निरर्थक एवं निस्सार है। मतलब क्या है कि परिपक्वता के अभाव में सीखना असंभव है और सीखने के अगर सीख रहे हैं और अगर आप में परिपक्वता नहीं है या मेच्योरिटी नहीं है तो उसका भी होना ना होना बराबर है, मतलब निरर्थक है। इस प्रकार सीखने और परिपक्वता का घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए WHO से एक क्वेश्चन और रिपीट किया गया है 2021 के पेपर में, TGT में। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है, किस पर करता है? निरोग व्यक्तियों के लिए करता है। जाहिर सी बात है निरोग व्यक्तियों के लिए नहीं करता होगा। समुदाय के लिए करता है, माता और शिशुओं के लिए करता है, या इन सभी के लिए करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन माता और शिशुओं के लिए करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन माताओं और शिशुओं के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? माताओं और शिशुओं के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निदेशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना किसका कार्य है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियां जैसे सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूह, ऐसे अन्य संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं, उनके साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है और उसको प्रभावी बनाने का कार्य करता है। सरकार के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऐसा वैज्ञानिक और पेशेवर समूह के मध्य सहयोग बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान दे। WHO क्या करता है? ऐसे वैज्ञानिक संगठन या पेशेवर समूह जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको योगदान प्रदान करना। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% होता है। खाद्य लेबल पर प्रोटीन नाइट्रोजन द्वारा 6.25 का गुणा किया जाता है क्योंकि प्रोटीन की औसत नाइट्रोजन सामग्री लगभग 16% होती है। ठीक है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक है? त्वचा के लिए, रक्त के लिए, मांसपेशियों, हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन। जंतुओं के शरीर के लिए कुछ आवश्यक प्रोटीन एवं एंजाइम, हार्मोन, ढोने वाला प्रोटीन, सिकुड़ने वाला प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, सुरक्षात्मक प्रोटीन है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर को आधारभूत संरचना प्रदान करना या आधारभूत ढांचा प्रदान करना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना। किसका कार्य है? प्रोटीन का। शरीर की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना प्रोटीन का कार्य है। भंडारण से शरीर में को 4.1 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। एक प्रोटीन से हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊष्मा प्रदान होती है। प्रोटीन द्वारा ही प्रतिजैविक मतलब एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और प्रोटीन क्या कार्य करता है? एंटीबॉडीज का निर्माण करता है जिससे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो सके। हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? तो यकृत हेपेटाइटिस किसके द्वारा? हेपेटाइटिस को
हिंदी में यकृत शोथ बोलते हैं। विषाणु के द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है, फफूंद के द्वारा फैलता है, शैवाल के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस हमें विषाणुओं के द्वारा होता है। यकृत शोथ या हेपेटाइटिस बी विषाणु वायरस HBV के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति के लीवर को भी संक्रमित करती है। ये सिर्फ मनुष्यों को हेपेटाइटिस नहीं संक्रमित करता है बल्कि बंदर के लीवर को भी संक्रमित कर सकता है। इसके कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस के कारण क्या होता है? लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। इसे मूलतः सीरम हेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य लक्षण है लीवर में सूजन, जलन, उल्टी जो अंततः पीलिया और कभी कभी मौत का कारण भी बन सकती है। दीर्घकालिक हेपेटाइटिस बी के कारण अंततः लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर भी हो जाता है। किसके कारण? दीर्घकालीन हेपेटाइटिस बी के कारण क्या होता है? लीवर सिरोसिस और लीवर का कैंसर भी हो जाता है, जो ऐसी घातक बीमारी है जिस पर कीमोथेरेपी का बहुत कम असर होता है। किस पर? लीवर कैंसर पर कीमोथेरेपी का बहुत कम असर होता है। अब आ जाइए, पहले WHO का पूछा था, अब यूनिसेफ की स्थापना पूछ ली गई है। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की गई। तो यूनिसेफ की स्थापना क्यों की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी बच्चे अनाथ हुए या बच्चे भूखे रह गए या जो बच्चे अपने परिवार से अलग हो गए, उनको खाना, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त यूनिसेफ की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई? 11 दिसंबर 1946 को। वर्ष 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी निकाय बन गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस वर्ष में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी निकाय बना, तो आप बोलेंगे 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी निकाय बना। और यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार 1965 में बेहतर कार्य के लिए शांति क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 1965 में यूनिसेफ को शांति क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिला। किसको मिला 1965 में नोबेल पुरस्कार? शांति क्षेत्र में कार्य करने के लिए यूनिसेफ को प्रदान किया गया। 1989 में यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 1989 में पूछ सकते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1989 में किसे प्रदान किया गया? केयर को कि WHO को कि यूनिसेफ को? तो आप कहेंगे यूनिसेफ को। इसके 120 से अधिक शहर कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः 5 प्राथमिकताओं पर आधारित है, जिसमें शामिल है बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, इनमें लड़कियों की शिक्षा भी शामिल है, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम के विरोध में HIV एड्स, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा सामुदायिक विकास की धुरी प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। ग्रामीण नेता को तो कहेंगे नहीं, या प्रसार विशेषज्ञ को भी उसकी धुरी नहीं कहेंगे, ना ही प्रसार प्रबंधन को। तो उसका आंसर क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। समुदाय व वैज्ञानिकों के मध्य केंद्र बिंदु बनाने का एक कार्य जो है वो प्रसार कार्यकर्ता कहता है। एक प्रसार कार्यकर्ता को लोगों की समस्याओं को वैज्ञानिकों के पास ले जाकर उसका समाधान लोगों को बताना होता है, इसलिए उसे वैज्ञानिकों और आम आदमी के बीच का केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना पड़ता है। अब आ जाते हैं, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? साल के अंत में, साल के शुरुआत में, साल के मध्य में? तो संतुलन तालिका साल के अंत में और साल के शुरुआत दोनों में बनाई जाती है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। निकेल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन क्या है? ये सभी पेपरों का निकेल एवं डार्सी एवं ग्रास एवं कैंडल फेवरेट है होम साइंस में। तो निकल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है समय एवं शक्ति, समय शक्ति धन, नंबर 2 कुशलताएं ज्ञान शक्ति, नंबर 3 शक्ति समय सामुदायिक सुविधाएं, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो निकल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधनों में शक्ति, योग्यताएं, ज्ञान, अभिवृत्तियां शामिल हैं। निकल एवं डार्सी के मानवीय संसाधनों में क्या क्या शामिल है? शक्ति, योग्यताएं, ज्ञान, अभिवृत्तियां। समय, धन, वस्तुएं, सामुदायिक वस्तुएं अमानवीय साधन है। समय, धन, वस्तुएं एवं सामुदायिक वस्तुएं किसमें शामिल है? अमानवीय साधन में। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं मानवीय एवं मानवीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, लोकमय या आलोचमय, पूर्ण या अपूर्ण। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। संसाधन हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के मध्य है। क्या है? माध्यम है। क्या है? संसाधन हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम है। पारिवारिक साधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत समय, ऊर्जा, कौशल, योग्यताएं आती हैं तथा धन, मकान, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सुविधाओं के अमानवीय संसाधनों के अंतर्गत रखा जाता है।
तो आपको ये समझ में आया कि मानवीय साधन क्या है, मानवीय साधन क्या है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? लाइसिन की आवश्यकता होती है, थ्रियोनाइन की आवश्यकता, हिस्टिडीन की आवश्यकता होती है कि वेलाइन की आवश्यकता होती है? तो वृद्धि के दौरान बच्चों को हिस्टिडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हिस्टिडीन की आवश्यकता होती है। भोजन में 9 आवश्यक अम्ल होते हैं जो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण और उसके परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए मनुष्य को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। ये कौन से हैं 9 आवश्यक अमीनो अम्ल? फेनिलएलानिन, वेलिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, मेथिओनिन, नियोसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन लिखा है, हिस्टिडाइन। हिस्टिडीन बच्चों की वृद्धि एवं विकास में सहायक है। 5 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो मानव शरीर को संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। ये 5 अमीनो अम्ल अलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल, स्पैरगिन, ग्लूटामिक अम्ल और सेरीन। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक पर्यावरण, पर्यावरण स्वास्थ्य, शुद्ध पर्यावरण। तो पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है। पर्यावरण स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र है जो उन भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों को पर नजर रखता है, उन्हें संबोधित करता है जिन पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं हो सकता, किंतु फिर भी यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए यदि आप असुरक्षित फुटपाथ या दूषित हवा वाले स्थान पर रहते हैं तो बाहर जाना, अभ्यास करना मुश्किल होता है। दूसरे शब्दों में पर्यावरणीय स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्षेत्र है जो हमारे आसपास के वातावरण के सभी अलग अलग तरीकों को निपटाता है जो हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण को प्रभावित करता है। तो पर्यावरण स्वच्छता का क्या नाम बदल कर रखा गया है? पर्यावरण स्वास्थ्य कर दिया गया है। प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र है, असीमित है, बहुआयामी है या निर्धारित है या द्विआयामी है? तो पर्यावरण कार्यकर्ता का क्षेत्र क्या है? बहुआयामी है, क्योंकि वो चौतरफा काम करता है, कई क्षेत्रों में उसे कार्य करना पड़ता है। एक प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र बहुआयामी होता है। प्रसार कार्यकर्ता का ग्रामीण व्यक्तियों और शिक्षित लोगों पर ज्ञान प्रसार करना होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसका ज़्यादा डिटेल करने का कोई मतलब नहीं है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा वायु के द्वारा फैलता है कि जल के द्वारा फैलता है कि भोजन के द्वारा फैलता है? तो हैजा जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। हैजा बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है जो पानी द्वारा फैलता है, जिसमें गंभीर दस्त और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तुरंत इलाज न होने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। दस्त और शरीर में पानी की कमी इसके मुख्य लक्षण है। कभी कभी गंभीर मामलों में सदमा व दौरे भी पड़ सकते हैं। हैजा के इलाज में शरीर में पानी की कमी को पूरा रिहाइड्रेशन करने के लिए शिरा नस से दिए जाने वाले तरल पदार्थ, IV फ्लूइड और एंटीबायोटिक आदि को शामिल किया जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? वैट रंजक क्या है? हल्दी है, नमक है, कोलकतार है, इंडिको है? तो वैट रंजक, वैट डाई पानी में अविलेय होते हैं, मतलब ऐसे जो पानी में घुलनशील ना हो, उसे हम वैट रंजक कहते हैं। इसलिए रंगने के लिए इनका सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस क्रिया में अंतर ल्यूको यौगिक हवा द्वारा ऑक्सीकृत होकर अपने वास्तविक रंजक में परिवर्तित हो जाता है और स्थायी रूप में रेशों से बंध जाता है। वैट रंजकों के उदाहरणों में इंडिगो, नील तथा बहुत से एंथ्रोक्विनोन संजात भी शामिल हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसकी क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? किसमें? संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? फ्लैश कार्ड में, टेलीविजन में, फिल्म में, श्यामपट्ट में? तो आपको पता होगा फ्लैश कार्ड में क्या होता है? तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती हैं। एक फ्लैश कार्ड में ऐसा कार्ड होता है जिसमें दोनों तरफ जानकारी होती है। फ्लैश कार्ड का उद्देश्य जानकारी को याद रखने में सहायता करना है। प्रत्येक फ्लैश कार्ड में एक तरफ एक प्रश्न होता है, दूसरी तरफ उसका उत्तर होता है। फ्लैश कार्ड का उपयोग शब्दावली, ऐतिहासिक तिथियों, सूत्रों या किसी भी विषय वस्तु को याद रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी सूत्र को याद रखना है तब हम फ्लैश कार्ड का उपयोग करेंगे, किसी ऐतिहासिक तिथि को याद करना है तब हम फ्लैश कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख के उसका आंसर पीछे लिख सकते हैं, किसी शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली को याद करना हो तब भी फ्लैश कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, और जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कार्ड को दिखाया जाता है, जिसे प्रश्न उत्तर प्रारूप के माध्यम से सीखा जा सकता है। फ्लैश कार्ड वर्चुअल फ्लैश कार्ड सॉफ्टवेयर का हिस्सा या भौतिक हो सकता है। फ्लैश कार्ड परीक्षा प्रभाव का एक अनुप्रयोग है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि लंबी अवधि में स्मृति बढ़ जाती है जब सीखने की कुछ अवधि उचित प्रतिक्रिया के साथ परीक्षण के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए समर्पित होती है। तो ऐसी अध्ययन की आदतें उस दर को प्रभावित करती हैं जिस पर एक फ्लैश कार्ड उपयोगकर्ता सीखता है, और फ्लैश कार्ड की उचित दूरी सीखने में तेजी लाने के लिए सिद्ध होती है या सिद्ध हुई है।
तो गाइज़ ये रहे हमारे टीजीटी 2021 के 20 क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आए हो और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगा हो या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी ला सकें। बाय बाय।